भ्रूणा अवस्था यह अवस्था डिंब अवस्था के समाप्त होने से प्रारंभ होती है तथा 2 माह तक चलती है। इस अवस्था में गर्भ शिशु को भ्रूण कहा जाता है, जो तेजी से वृद्धि और विकास करता है। शिशु शरीर के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। भ्रूण का बाह्य परत, जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, शिशु के बाल, नाखून, त्वचा, दांत एवं नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। मध्य परत, जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं, यह परत ऊपरी परत के ठीक नीचे होती है। इसकी त्वचा के भीतरी भाग एवं मांसपेशियों का निर्माण होता है। और भ्रूण की तीसरी परत, जो अंतः परत कहलाती है, इससे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत, पाचन प्रणाली का निर्माण होता है। और इस अवस्था के अंत तक भ्रूण का वजन 15 से 20 ग्राम, लंबाई 1/4 इंच से लेकर 2 इंच तक हो जाती है। हृदय का धड़कना यही प्रारंभ हो जाता है। गर्भ शिशु की अवस्था यह अवस्था तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु जन्म से पूर्व तक चलती है। भ्रूणा अवस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है, उन्हीं अंगों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। अर्थात इस अवस्था में निर्माण की नहीं अपितु विकास की बात होती है। अब गर्भ शिशु की लंबाई, आकार, आकृति, वजन तेजी से बढ़ने लगता है और 9 माह की अवस्था तक आते आते शिशु शरीर का पूर्ण निर्माण हो जाता है। शैशव अवस्था यह अवस्था शिशु जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक होती है। इस अवस्था में शिशु के नवजात शिशु कहते हैं। नवजात शिशु की त्वचा गुलाबी रंग की एवं अत्यंत कोमल होती है, जिसपे अत्यंत कोमल मुलायम बाल होते हैं। इस अवस्था में शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यंत ही कम होता है, अर्थात शिशु पूर्णतः असहाय होता है और लालन पालन की जिम्मेदारी उसके माता पिता पर होती है। और यहाँ पर शिशु को नए वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। बचपना अवस्था यह अवस्था दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होती है और 2 वर्ष में जाकर समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में शिशु का विकास इतना अधिक नहीं हो पाता कि अपना कार्य स्वयं कर सके। 3 सप्ताह का शिशु केवल रोने का कार्य करता है, क्योंकि बाहरी उद्दीपनों को उसकी जानकारी उसको नहीं होती। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसके अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण होता जाता है, जिससे वो आत्मनिर्भर होने लगता है और खाने का और खेलने का काम करने लगता है। इसी समय कुछ अच्छे संवेगों का भी विकास होता है, तो वहीं कुछ बुरे संवेग भी उसमें आ जाते हैं। जैसे प्रेम और हर्ष अच्छा संवेग है, वहीं भय, क्रोध और घृणा जैसे नेगेटिव संवेग भी उसमें आ जाते हैं। और यहाँ पर बालक स्व केंद्रित होता है, अर्थात अपने आप से प्यार करता है। बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह 2 से 12 वर्ष की होती है। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस जो अवस्था है, इसमें बालक अपने नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना चाहता है और वह करने की कोशिश भी करता है और यह अवस्था 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इसके भीतर अपने आस पड़ोस के वातावरण को देखकर कई बार अनेक ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जिसके हल वो ढूंढना चाहता है और जब शिक्षक नहीं दे पाते तो उसमें जटिल भावनाएं विकसित हो जाती हैं। खोजी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक अजीब अजीब बातें करता है और जो प्रश्न वो गौर से नहीं सुन पाता है, उसका समुचित समाधान नहीं किया जाता है, तो बालक अपने माता पिता से और ज्यादा प्रश्न पूछने लगते हैं और यदि वे उसे झिड़क दें, डांट दें, तो उसमें हीन भावना आने लगती है। इसी अवस्था में बालक समूह प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात समूह में रहना पसंद करता है। खिलौनों को वह दूसरे साथियों को देना चाहता है और बालक में अंदर सहयोग, अनुकरण, सहानुभूति, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे सकारात्मक गुणों का विकास हो जाता है। लेकिन इसी समय नकारात्मक गुणों का विकास भी हो जाता है, जैसे द्वंद्व, घृणा, झगड़ा, मारपीट, आक्रामकता इत्यादि। उत्तर बाल्यावस्था यह 6 से 12 वर्ष की होती है।
यद्यपि कुछ मनोविज्ञान इसे 6 से 14 वर्ष की मानते हैं। लड़कियों में यह अवस्था 6 से 13 वर्ष और लड़कों में 6 से 14 वर्ष की होती है। उत्तर बाल्यावस्था में अंत तक बालक में यौन अंगों का विकास हो जाता है, यौन परिपक्वता आ जाती है और इसलिए वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगता है। वक्ष संधि की अवस्था 11-12 वर्ष से लेकर 13 से 16 वर्ष तक चलती है। इसका कुछ भाग बाल्यावस्था में भी रहता है तो कुछ भाग किशोरावस्था में होता है। इसलिए लड़कियों के लिए यह अवस्था 11 से 15 वर्ष और लड़कों में यह 12 से 16 वर्ष मानी जाती है। इसमें बालक में यौन अंगों में परिपक्वता आ जाने के कारण यौन इच्छा की शक्ति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, किशोरावस्था। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होती है और 21 वर्ष पर जाकर समाप्त होती है। इसके बाद वाली अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। यह वही अवस्था है जो बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रौढ़ बनाती है। इस अवस्था में जो जीवन शैली बन जाती है वो ऐसे ही जीवन भर चलती है। यह अवस्था बहुत नामों से पुकारी जाती है। इसे हम स्वर्ण युग भी कह देते हैं, तो संक्रमण काल की अवस्था भी कह देते हैं और इसे हम तूफान एवं बल की अवस्था भी कहते हैं। यह जीवन की उथल पुथल की अवस्था भी मानी जाती है। लैंगिक अंगों में परिपक्वता एवं काम इच्छाओं जागृत होने के कारण इस अवस्था में बालक विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और उन्हें सेक्स जो है एक नयापन दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। पूर्व किशोरावस्था जो 13-14 वर्ष से लेकर 16-17 वर्ष तक की होती है। लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती, वहीं लड़कों में यह 14 वर्ष से प्रारंभ होती है। उत्तर किशोरावस्था यह 16-17 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को प्राप्त करते करते बालक वयस्क हो जाता है तथा अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझने लगता है और किशोर नौकरी के लायक होने लगते हैं। प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था की समाप्ति के साथ ही प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 21 से लेकर 40 वर्ष तक की होती है और यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति को उपलब्धियों को तो हासिल करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कर्तव्य पालन, जिम्मेदारियों का निर्वहन व अधिकारों के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न होने लगती है। व्यक्ति को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है और समाज में अपने लिए एक अलग पहचान बनानी पड़ती है और इसी अवस्था में वो जीवन साथी का चुनाव भी करता है, दाम्पत्य जीवन भी प्रारंभ करता है, बच्चों का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी करता है और इसके लिए न केवल उसे आर्थिक क्षेत्रों में काम करना पड़ता है बल्कि कभी कभी परिवार के साधन को जुटाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को भी काम करना पड़ता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन करना पड़ता है। परिवार के सदस्यों के साथ वैवाहिक जीवन, नौकरी पेशे में वाले अपने साथ बॉस, पड़ोसी, व्यवसाय में यदि है तो व्यवसाय के साथ वाले लोगों के साथ भी समायोजन करना पड़ता है। मध्य अवस्था 41 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की अवस्था मध्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शारीरिक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी होने लगते हैं जिसके तहत बालों का पकना और त्वचा पर झुर्रियों का आना, दांतों का टूटना, आँखों की रोशनी कम हो जाना, पाचन शक्ति का मंद हो जाना जैसे आते हैं। व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है, काम शक्ति भी कम होने लगती है। अब वह शांति पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीना चाहता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ समायोजन करने में कठिनाई आती है। इसका सबसे बड़ा कारण आयु में विभिन्नता होती है। बच्चों की पसंद, रुचियां, इच्छाएं, व्यवहार आदि मध्य जो अवस्था है इसके लोगों से भिन्न होती है। इस कारण दोनों के मनोवृत्ति, सोचने विचारनों में जो तरीके हैं इनमें काफ़ी अंतर होता है। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे उनकी इज्जत नहीं कर रहे और मध्य वर्गीय जो मध्य अवस्था वाले लोग हैं वो बच्चों की शरारत या बच्चों का जो पहनने ओढ़ने का तरीका है उन्हें पसंद नहीं आता और इस अवस्था के अंत तक वह जिद्दी भी हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनकी वो कहना चाह रहे हैं उनकी बात घर के दूसरे लोग समझ नहीं रहे या मानना नहीं चाहते। वृद्धा अवस्था
यौवनावस्था कब आती है कब चली जाती है पता नहीं लगता, परंतु वृद्धावस्था जब आती है तो इसका एहसास सभी को अवश्य होता है, क्योंकि जब यह अवस्था आती है तो काफी दिनों तक रहती है तथा व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाती है। यह कोई कहावत या किसी रुचि की पंक्तियां नहीं, बल्कि जीवन की कड़वी सच्चाई है जो किसी भी कीमत पर नकारी नहीं जा सकती। यह अवस्था जहां 60 वर्ष से प्रारंभ होती है, जीवन के अंतिम क्षण तक रहती है और इसे हम हास की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता है, क्रियाशीलता में काफी कमी आ जाती है और शरीर का हर अंग वीक होने लगता है। जहां आंखों की रोशनी क्षीण हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर आती है, हाथ पांव काम नहीं कर पाते। वृद्धावस्था में सोचने समझने आदतें मनोवृत्तियों में भी काफी परिवर्तन आ जाता है। जहां कई वृद्ध अत्यंत जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, इस कारण उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन करने में काफी मुश्किलें आती हैं। कई वृद्ध तो परिवार से दुखी होकर वृद्धा आश्रम तक का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि वे अपने आप को अपने परिवार से उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार उन्हें बोझ समझ रहा है। ऐसे में वह घर छोड़कर चले जाने लगते हैं, क्योंकि घर वाले भी जब वृद्ध आदमी एक बात कहता है तो उससे चिढ़ जाते हैं और जिससे वृद्ध को ऐसा लगता है कि उनकी इज्जत नहीं हो पा रही है। और कभी कभी हम देखते हैं कि वृद्ध भी कम नहीं होते, वो तुनक मिजाजी हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अकेलापन उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था के रूप में पहचानी जाती है।